एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। पुलिस स्टेशन पहुंचने में उन्हें ज्यादा देर न लगी थी। एसएचओ उस वक्त थाने से निकल रहा था, लेकिन उन्हें देखकर रुक गया और उसके होंठों पर मकरूह सी मुस्कुराहट आ गई। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अगर तुम ना आते तो हम तुम्हें तलाश कर लेते। शारिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपको जहमत से बचा लिया। वैसे हम और आप एक दूसरे से अलग तो नहीं रह सकते ना। हम जैसे लोगों का और पुलिस का तो चोली दामन का साथ होता है। वो लोग बातें करते हुए एसएचओ के कमरे में आ गए। एसएचओ ने एक कांस्टेबल को बुलाकर चाय लाने के लिए कह दिया। शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई, गोया सूरत हाल उनके लिए ज्यादा संगीन नहीं थी। एसएचओ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो शारिक, तुम यहाँ मनशियात का अड्डा चला रहे हो। धंधा चोरी छुपे हो रहा है, बात बन जाती है। लेकिन ये रोज रोज के हंगामे, कत्लो गारत, लाशों का गिरना, इसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। ये कोई जंगल तो नहीं है, गुंजान आबादी है। चारों तरफ शरीफ लोग रहते हैं। हर शख्स सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता है, लेकिन तुम लोगों की वजह से लोगों का सुकून गारत हो गया है। पहले तो लोग शिकायत करने हमारे पास आते थे, लेकिन अब हम पर से उनका एतमाद उठ चुका है। अब वो अपनी शिकायतें लेकर सीधे आला अफसरान के पास पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में हम पर दबाव बढ़ जाता है। अफसरान जवाब तलबी करते हैं। हमें भी नौकरी करनी है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमें किसी कार्रवाई पर मजबूर कर रहा है। आखिर हमें भी तो अपनी कुछ कारकर्दगी दिखानी है ना। अब बताओ मैं क्या करूं? शारिक ने उसके खामोश होने पर जवाब दिया, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन मसला यह है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं और गामा कल शाम कसूर चले गए थे। डेरे पर कुछ वान सिराज था। मुझे तो आज वापस आकर पता चला है कि किसी ने रात को डेरे पर हमला कर दिया था, जिसमें बेचारा सिराज मारा गया। उसकी मौत का मुझे बेहद अफसोस है। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, हमलावर कौन थे? शारिक ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर ने पूछा, 2 दिन पहले गली के नुक्कड़ पर बोरी में बंद एक लाश मिली थी, जिसे गामे ने हफीज के नाम से शनाख्त किया था। तुम्हारे ख्याल में हफीज का कातिल कौन हो सकता है? शारिक ने कहा, क्या कह सकता हूँ, मुझे तो ये पता चला है कि हफीज को किसी और जगह तशद्दुद करके हलाक किया गया था और उसकी लाश बोरी में बंद करके यहाँ डाल दी गई। वो जो कोई भी था शायद हमें फंसाना चाहता था। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन फंस गए हम पुलिस वाले। अब कल रात का वाकया है, हमें फिर एक लाश तुम्हारे डेरे से उठानी पड़ी। आखिर मैं क्या करूं? ये वाकया बहुत संगीन है, मुझे किसी की गिरफ्तारी तो दिखानी होगी ना। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको गिरफ्तारी मिल जाएगी। कल शाम को मजीद आपको गिरफ्तारी दे देगा, लेकिन उस पर जरा हल्का हाथ रखना। इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, मजीद रेड़े वाला? शारिक ने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ। इंस्पेक्टर बोला, क्यों उस बेचारे को फंसा रहे हो? शारिक बोला, इसलिए तो कहा है कि हाथ जरा हल्का रखना। हम अदालत से उसे जमानत पर छुड़ा लेंगे। इस तरह तुम्हारी कारकर्दगी भी अफसरों की नजरों में आ जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने इस बात में सर हिला दिया। इसी दौरान कांस्टेबल चाय ले आया। उसने एक एक कप उनके सामने रख दिया। इंस्पेक्टर ने चाय का कप उठाते हुए कहा, और नौलखे का क्या चक्कर है? सुना है वो फैसलाबाद में कोई कत्ल करके भागा हुआ है और यहाँ भी उसके खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज है। 2-3 दिन पहले इंस्पेक्टर उस्मान भी उसकी तलाश में तुम्हारे डेरे पर आया था। शारिक बोला, नौलखा आया था मेरे पास, लेकिन एक रात रहकर वापस चला गया था, मगर ये कई रोज पहले की बात है। उसके बाद नौलखे से मेरी मुलाकात नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने आगे झुकते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, और वो लड़की कहाँ है? शारिक बोला, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे लड़कियों का कोई शौक नहीं है। पता नहीं किसने कह दिया है कि वो लड़की मेरे पास है, हालांकि मैं तो उसे जानता भी नहीं, कभी देखा तक नहीं उसे। इंस्पेक्टर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, एक दिन ये बात भी सामने आ जाएगी। तुम जो कुछ भी करो मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन जरा हमारा ख्याल रखा करो। शारिक ने कहा, तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा मिलता ही रहता है, और क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर बोला, घरवाली ने 2-3 दिन से नाक में दम कर रखा है। रेफ्रिजरेटर पुराना हो गया है, अक्सर बंद हो जाता है, और तुम जानते हो कि नया फ्रिज खरीदना। शारिक ने उसकी बात काट दी, बोला, कल नया फ्रिज तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, घर का पता समझ लो गामे, कल सुबह सबसे पहला काम तुमने यही करना है, भूलना मत। गामे ने जवाब दिया, मैंने इनका मकान देखा हुआ है, फ्रिज कल सुबह ही पहुंच जाएगा। शारिक ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, और अब अपने संतरियों को भी वहां से हटा लो। इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है,
तुम लोग जाओ, मैं पैगाम भेज देता हूँ। दोनों संतरी वहां से हट जाएंगे। शारिक और गामा भी उठ गए और वो इंस्पेक्टर के साथ ही थाने से बाहर आ गए। थाने से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर जीप की तरफ बढ़ गया और वो दोनों हाथ हिलाते हुए सामने वाली गली की तरफ चले गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो लोग अपने डेरे पर मौजूद थे। समीना भी उनके साथ थी। शारिक नौलखे के लिए फिक्रमंद था। वो इंस्पेक्टर उस्मान को अच्छी तरह जानता था। नौलखे का बहनोई नासिर अली बेगुनाह था, इसलिए इंस्पेक्टर उस्मान ने 10,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया था। लेकिन नौलखे के खिलाफ तो बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई गई थी। मुमकिन है उसे नौलखे के बारे में कुछ और मालूमात हासिल हो गई हों। इंस्पेक्टर उस्मान को मिलने वाली ये इत्तला भी दुरुस्त थी कि नौलखा शारिक के डेरे पर छुपा हुआ है। ये तो नौलखे की खुशकिस्मती थी कि जिस वक्त इंस्पेक्टर उस्मान डेरे पर आया था उसे थोड़ी देर पहले ही नौलखा बाहर जा चुका था। इस तरह वो बच गया था। लेकिन दूसरी मर्तबा ऐसा नहीं हो सकता था। शारिक को यकीन था कि इंस्पेक्टर उस्मान दोबारा जरूर आएगा। वो गामे की तरफ देखते हुए बोला, गामे, तुम नौलखे को लेकर राजे की तरफ चले जाओ। नौलखे को राजे के साथ रात ही को मुल्तान रोड वाली हवेली भेज दो, या राजा अगर मुनासिब समझे तो नौलखे को रात अपने पास रख लो और सुबह सवेरे ही ये दोनों हवेली चले जाएं। इंस्पेक्टर उस्मान का कोई भरोसा नहीं है। अगर उसने रात को यहाँ छापा मार दिया तो ये बच नहीं सकेगा। गामे ने बारी बारी शारिक और समीना की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है शारिक बाबू, मैं उसे लेकर अभी जाता हूँ, मगर तुम लोग? शारिक बोला, हम भी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे और सुबह तुम उस हराम खोर के घर फ्रिज भिजवाना मत भूलना। गामे ने कहा, फ्रिज पहुंच जाएगा। फिर नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, चल यार, तुझे राजे के पास छोड़ ही आऊं। शारिक बोला, हम भी तुम्हारे साथ ही निकल रहे हैं। शारिक ने कहते हुए समीना को इशारा किया। समीना फौरन ही उठ गई। वो चारों तवेले से इकट्ठे ही निकले थे। फाटक से निकलते ही उनके रास्ते मुख्तलिफ हो गए। नौलखा और गामा एक तरफ मुड़ गए, समीना और शारिक दूसरी तरफ। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। भूख के मारे समीना की जान निकली जा रही थी। गलियों ही गलियों में से होते हुए वो मुजंग चौक से बहुत दूर मेन रोड पर निकल आए। ये भी छोटा सा चौक था। खासी रौनक थी। यहाँ तिक्के कबाब की भी एक दुकान थी। दुकान छोटी थी, अलबत्ता बाहर दीवार के साथ बेंच रखे हुए थे। वो बेंच कदरे तारीकी में थे। एक बेंच पर एक आदमी और 2 औरतें कबाब खा रही थीं। शारिक भी समीना के साथ दूसरे बेंच पर बैठ गया और लड़के को तिक्के कबाब और नान का ऑर्डर दे दिया। जब वो लोग वहां से रुखसत हुए तो 11 बज रहे थे। वो एक रिक्शे पर बैठकर शाम नगर पहुंच गए। उस घर में कदम रखते ही समीना को अजीब से सुकून का एहसास हुआ। न जाने क्या बात थी कि जब भी वो इस घर में आती उसे बड़ा सुकून मिलता। इसकी वजह शायद ये थी कि उस घर में तहफ्फुज़ का एहसास ज्यादा था। वो दोनों लाउंज में आ गए। समीना ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तुम्हारे बाजू की तकलीफ कैसी है अब? शारिक बोला, अब तो बिल्कुल ठीक है, बस कभी कभी तकलीफ होने लगती है। समीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुमने कहा था कि मुझे अपनी माँ और बहन से मिलाओगे, लेकिन तुमने अभी तक अपना ये वादा पूरा नहीं किया। शारिक बोला, जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी हालात साजगार नहीं है। तुम देख रहे हो कि 10-12 दिन से हम किस तरह भागते फिर रहे हैं। इन हालात में मैं अपने घर का रुख नहीं कर सकता। हालात जरा बेहतर हो जाएं तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए जरूर ले जाऊंगा। समीना ने इस सिलसिले में मजीद कोई बात न की। वो गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचने लगी। अजीब जिंदगी थी। एक एक लम्हा सनसनीखेज था। एक तरफ पुलिस घात लगाए बैठी थी और दूसरी तरफ माछा गुज्जर जैसे दुश्मन मौके की तलाश में थे। वो खुद कई मर्तबा मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। माछे गुज्जर की सफाकी का मुजाहिरा वो देख चुकी थी। उसे यकीन था कि उस रात अगर वो अक्कू को कत्ल करके कोठी से फरार न होती तो माछा गुज्जर उससे शारिक का पता मालूम करने के लिए उसके बखिए तक उधेड़ डालता। और उसे इस बात पर भी हैरत हुई थी कि दूसरे दिन अखबार में अक्कू के कत्ल की खबर छपी थी, लेकिन इस कत्ल का जिम्मेदार एक नामालूम चोर को ठहराया गया था। पूरी खबर में कहीं भी शारिक या समीना का तस्करा नहीं था। उसने पुलिस से ये बात छुपाई थी कि अक्कू का कत्ल किसी नामालूम चोर के हाथों नहीं, समीना के हाथों हुआ था। पुलिस के सामने उसका नाम न लेने की वजह गालिबन ये थी कि माछा गुज्जर शारिक से अपने आदमी के कत्ल का बदला खुद लेना चाहता था और फिर मौका मिलते ही कल रात वो शारिक के डेरे पर चढ़ दौड़ा और उसके एक आदमी को मार कर भाग गया था। समीना को यकीन था कि अगर वो दोनों भी माछे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग जाते तो वो उन्हें भी भून डालते। समीना ने इतने दिनों में ये बात खास तौर से नोट की थी कि ये दोनों गिरोह लाहौर की मनशियात की मंडी पर अपना कंट्रोल रखने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस दौरान दोनों तरफ से कई जानें जाया हो चुकी थीं। दोनों दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को खुफिया तौर पर इत्तलात तो फराहम करते रहते थे, लेकिन अपना कोई नुकसान होने पर दूसरे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कभी नहीं लिखवाते थे। पुलिस ने जब भी मुदाखलत की थी उन्होंने यही कहा था कि नामालूम हमलावर थे, हालांकि वो जानते थे कि हमलावर कौन था। रात के 2 बज गए थे। समीना उठकर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। बिस्तर पर लेटते ही वो सो गई। सुबह वो जल्दी उठ गई थी। शारिक सो रहा था। उसने चाय बनाई और शारिक को भी जगा दिया। शारिक ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, चाय पीकर तैयार हो जाओ, नाश्ता हम बाहर करेंगे, एक जरूरी काम से जाना है। समीना ने पूछा, कहाँ जाना है?
शारिक ने जवाब दिया, गाड़ी का बंदोबस्त करना है। अब हमारे लिए गाड़ी बहुत जरूरी हो गई है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तकरीबन 10 बजे वो तैयार होकर बाहर निकले। समीना ने पैंट शर्ट पहनी थी। उसे ये लिबास अच्छा लगा था, इसलिए उसने ज्यादातर पैंट शर्ट पहनने का फैसला किया था। उसके बाल मर्दाना स्टाइल में कटे हुए थे, लेकिन उसने भेस बदलने की कोशिश नहीं की थी। पैंट शर्ट में उसके जिस्म का बालाई हिस्सा नुमाया हो रहा था। फैशनेबल घरों की लड़कियां ऐसा लिबास तो पहनती ही थी। समीना ने भी अब इसमें कोई कबाहत नहीं समझी थी। वो मेन रोड पर किसी रक्शे के इंतजार में खड़े थे कि चुबुर्जी की तरफ से आने वाली एक मोटरसाइकिल उनके सामने से गुजर गई। समीना ने मोटरसाइकिल सवार को नहीं देखा, मगर मोटरसाइकिल सवार ने उसे देख लिया था। उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार एकदम कम कर दी और उसे घुमाकर वापस आ गया। और जब मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी तो मोटरसाइकिल सवार को देखकर समीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो उसका बाप शिफात अली था। पुलिस का सायरन सुनते ही माझा गुज्जर और उसके आदमी वहां से भागे थे। गली में कुछ दूर उनकी गाड़ियां खड़ी थीं। वो 2 कारों में आए थे। 4 आदमी एक कार में बैठ गए और माझा गुज्जर अच्छू को लेकर दूसरी कार में बैठ गया। अच्छू पिछली सीट पर बैठा था और माझा गुज्जर स्टीयरिंग के सामने। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। वो रात का इब्तिदाई हिस्सा था। सड़कों पर ट्रैफिक भी मौजूद था। माझा गुज्जर की कार की रफ्तार अगरचे खतरनाक हद तक तेज थी, लेकिन वो एक माहिर ड्राइवर था। बड़ी होशियारी से अपनी कार को निकालता ले गया। उसने अपने दूसरे साथियों से कह दिया था कि किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, जबकि उसकी अपनी कार का रुख रावी के पुल की तरफ था। उसने अपनी राइफल अच्छू के हवाले कर दी और अच्छू ने पिछली सीट उठाकर माझे की राइफल के साथ अपनी राइफल भी छुपा दी। दरियाई रावी पुल के टूल टैक्स बूथ पर माझे ने कार की रफ्तार हल्की कर दी और जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कार का टैक्स अगरचे 2 रुपए था, लेकिन उसके पास 2 रुपए खुले नहीं थे। बूथ के करीब पहुंचकर उसने रफ्तार मजीद हल्की कर दी और बूथ के सामने खड़े हुए लड़के के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाकर कार की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ा ही आगे जाकर शादरा चौक की तरफ मुड़ने की बजाय उसने कार बाईं तरफ वाली सड़क पर घुमा दी। ये सड़क मशरिक वुस्ता के किसी इलाके का मंजर पेश करती थी। उसके दोनों तरफ खजूर के कद्दावर दरख्त थे। उस सड़क पर जरा आगे बाईं तरफ तारीखी बारादरी की तरफ जाने वाला रास्ता था, मगर माझा गुज्जर कार को सीधा लेता चला गया। सड़क के बाईं तरफ रावी बह रहा था और दाएं तरफ खेतों का वसी सिलसिला था। थोड़ा ही फासला तय करने के बाद उसने कार नशेब में एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उस रास्ते पर तकरीबन 200 गज आगे एक खूबसूरत मकान था। माझे ने मकान के सामने कार रोक दी। कार रोकते ही 2-3 कुत्ते उसकी तरफ लपके थे, मगर माझे ने नीचे उतरने की बजाय हॉर्न बजा दिया। 2-3 मरतबा हॉर्न बजाने के बाद एक अधेड़ उम्र आदमी मकान के पिछली तरफ से निकलकर सामने आ गया। उसने धोती और बनियान पहन रखी थी। माझे ने खिड़की से सर निकाल कर कहा, ओए सौदे, पहले इन कुत्तों को संभाल और फिर बैठक का दरवाजा खोल। सौदे नामी उस शख्स ने माझे गुज्जर को पहचान लिया। बोला, अच्छा जी, अभी खोलता हूँ। वो कुत्तों को हुशकारता हुआ मकान के पिछली तरफ ले गया और फिर कुछ ही देर के बाद उसने मकान का दरवाजा खोल दिया। माझा गुज्जर और अच्छू कार से उतरकर अंदर आ गए। ये बैठक थी। खेतों में वाक़ किसी मकान में इस किस्म के ड्राइंग रूम की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वसी और इस मकान था। दबीज कालीन बिछा हुआ था। शानदार और कीमती सोफे थे। एक तरफ ट्रॉली पर सोनी का रंगीन टीवी और उसके निचले हिस्से में वीसीआर भी रखा हुआ था। आराइश की हर चीज कीमती थी। सौदे ने पूछा, बीबी जी को जगा दूं मलिक जी? माझे ने कहा, नहीं नहीं, उसे सोने दो और तू हमारे लिए चाय बना कर ला, फिर खुद भी जाकर सो जा। सौदा अच्छा कहता हुआ अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। माझा गुज्जर एक सोफे पर नीम दराज हो गया था, जबकि अच्छू कालीन पर लेट गया। ये माझे गुज्जर की बहन आरिफा का घर था। आरिफा उससे तकरीबन 6 साल छोटी थी। माझे ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी। आरिफा का शौहर अब्दुल कादिर उस इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ जमींदार था, लेकिन शादी के तकरीबन 2 साल बाद पड़ोस के एक जमींदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया। दूसरे लोगों की मुदाखलत से बात उस वक्त तो रफा दफा हो गई, लेकिन वो जमींदार इंतकाम लेने के लिए मौके की ताक में था और एक रोज उसे मौका मिल ही गया। अब्दुल कादिर लाहौर शहर गया हुआ था। जमींदार को अंदाजा था कि उसकी वापसी किस वक्त होगी। वो अपने आदमियों के साथ रास्ते पर घात लगाए बैठा रहा और शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद जब अब्दुल कादिर अपने यक्के पर उस तरफ पहुंचा तो जमींदार और उसके आदमियों ने हमला कर दिया और अब्दुल कादिर और उसके एक नौकर को कत्ल करके फरार हो गए। उस वक्त आरिफा की गोद में 6 माह की बच्ची थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद खुद माझा गुज्जर और दूसरे रिश्तेदारों ने आरिफा को मशवरा दिया था कि वो दूसरी शादी कर ले। 1-2 रिश्ते भी आए थे, मगर आरिफा ने साफ इनकार कर दिया। बच्ची की परवरिश के साथ उसने जमींदारी संभाल ली थी। वो एक मिसाली जमींदार साबित हुई थी। उसके मज़ारे और दीगर मुलाजिम उस पर जान छिड़कते थे। माझा गुज्जर कभी कभार यहाँ आया करता था, लेकिन जब से उसने भैंस बेचकर हेरोइन का बिजनेस शुरू किया था उसके बाद तो उसने यहाँ आना बहुत ही कम कर दिया।
और आज उसने मजबूरन इस तरफ का रुख किया था। लाहौर में उसके सारे अड्डे शारिक की नजरों में आ गए थे। उसकी गुलबर्ग नहर वाली कोठी भी महफूज नहीं रही थी। उसने जिस तरह शारिक के डेरे पर हमला किया था, उसे यकीन था कि शारिक जिंदा नहीं बच सकेगा, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स साबित हुई। शारिक का एक आदमी मारा गया था और शारिक समेत उसके बाकी साथी वहां से गायब हो गए थे। माझे गुज्जर को यकीन था कि शारिक आज ही रात जवाबी कार्रवाई करेगा और इसीलिए वो उससे छुपने के लिए अपनी नहर वाली कोठी या किसी और अड्डे पर जाने के बजाय अपनी बहन के घर आ गया। यहाँ के बारे में उसके अपने आदमियों को भी इल्म नहीं था। अच्छू पहला आदमी था जो उसके साथ यहाँ आया था। वैसे भी ये इलाका लाहौर में नहीं, जिला शेखुपुरा की हुदूद में था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो यहाँ आया होगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद सौदा चाय लेकर आ गया। उसने एक एक कप दोनों के सामने रख दिया। सौदे ने पूछा, कमरा खोल दूं मलिक जी? रात तो यहीं रहेंगे ना? माझा बोला, बाकी रात इसी सोफे पर लेटे लेटे गुजार लूंगा। कमरा खोलने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। सौदा अच्छा जी कहता हुआ फिर अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। माझा गुज्जर और अच्छू चाय पीते रहे। साथ ही वो आज की सूरत हाल पर तबसरे भी कर रहे थे। अच्छू को भी इस बात पर हैरत थी कि शारिक और उसके साथी अचानक ही कहाँ गायब हो गए थे। माझे गुज्जर ने कहा, ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। हमारी तरफ से फायरिंग के जवाब में कम से कम 3 आदमी मुख्तलिफ जगहों से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मारा गया एक ही आदमी और 2 गायब हो गए। अच्छू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माझे उस्ताद, तुम तो बहुत अरसा उस्ताद छांगे के साथ रहे हो। कई रातें भी तुमने छांगे के डेरे पर गुजारी हैं। क्या तुम्हें कभी पता नहीं चला कि वहाँ कोई तहखाना भी हो सकता है? माझे गुज्जर ने किसी कदर चौंकते हुए कहा, बात तो तूने बड़े पते की है। छांगे से वाकई मेरी दोस्ती थी। मुझे इस कारोबार में लाने वाला भी वही था। इस कारोबार की ऊंच नीच भी मुझे उसी ने समझाई थी। मैं कई मर्तबा रात को भी उसके डेरे पर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था। उसने मुझे कभी अपने अंदर के राज नहीं बताए थे। मैंने जीरे को उससे तोड़ने की कोशिश भी की थी। अगर वो कामयाब हो जाता तो सारे मसले ही हल हो जाते, लेकिन जल्दबाजी में वो खुद ही मारा गया। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को लगती है कि तवेले में कोई तहखाना जरूर होगा, वरना वो लोग रात को इस तरह अचानक गायब ना हो जाते। और सवाल ये पैदा होता है कि वो तहखाना कहाँ हो सकता है। अच्छू बोला, मजार के नीचे। माझे ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, और मैं कई मरतबा उस मजार में जा चुका हूँ। वहाँ ऐसे कोई आसार नहीं है। वैसे भी छांगा कब्रों की कदर करता है। अगर वहाँ कोई तहखाना है तो किसी और जगह होगा, शायद उन कमरों के नीचे जहाँ बैठकर वो अपना कारोबार करते हैं। अच्छू बोला, उनका एक आदमी हमारे हाथ आ जाए तो सारा पता चल जाएगा। माझा बोला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। हमने उनके कई आदमी पकड़े हैं, लेकिन किसी ने शारिक के खिलाफ जबान नहीं खोली। निक्का पहलवान और हफीज की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। उन दोनों ने अपनी जानें दे दी, मगर शारिक का राज नहीं बताया। पता नहीं शारिक ने उन सब पर क्या जादू किया हुआ है। अच्छू बोला, उस लड़की को पकड़ो उस्ताद। अगर वो लड़की काबू आ जाए तो ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। लड़की हमारे कब्जे में होगी तो शारिक भी तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। माझे गुज्जर ने चाय का आखिरी घूंट भरकर खाली प्याली मेज पर रखते हुए कहा, उसे तलाश करना ही पड़ेगा। उस लड़की के जरिए शारिक हमारे कब्जे में आ सकता है। वो इसी तरह की बातें करते रहे। कुछ देर के बाद अच्छू तो सो गया, लेकिन माझा गुज्जर जागता रहा। वो बार बार शारिक के बारे में सोचने लगता। शारिक ही की वजह से पिछले चंद दिनों के दौरान उसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था, और जो 5-6 बंदे जाया हुए थे वो इसके अलावा थे। शारिक की हिकमत अमली वो समझ गया था। वो उसे न सिर्फ माली लिहाज से बल्कि अफरादी कुव्वत के लिहाज से भी कमजोर कर रहा था। शारिक का मंसूबा वाकई बेहद खौफनाक था। वो उसे बतदरीज कमजोर करके खत्म करना चाहता था। माझा सोच रहा था कि अगर शारिक अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तो एक रोज वो यानी माझा गुज्जर सड़कों पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा। वो तो शारिक को इस कारोबार से हटाना चाहता था ताकि उसके बाद मनशियात की मंडी पर अपनी इजारादारी कायम कर सके, लेकिन वो शारिक का तो अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सका था। अलबत्ता उसके अपने कदम उखड़ना शुरू हो गए थे। माझा गुज्जर जैसे जैसे सोचता गया उसका जहन उलझता गया, और अब तो सूरत हाल ये थी कि शारिक का ख्याल जहन में आते ही उसका खून खौलने लगता। रात की आखिरी पहर शारिक ही के बारे में सोचते हुए दफतन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और अब वो एक नए रुख पर सोच रहा था। कमरे की खिड़की से दिन का हल्का सा उजाला नजर आने लगा था। माझा रात भर जागता रहा था। वो एक लम्हे को भी नहीं सो सका था। वो उठकर खिड़की के सामने आ गया और खिड़की खोल दी। ताजा हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। मकान के पिछली तरफ से मवेशियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। माझे गुज्जर की सारी जिंदगी गांव में गुजरी थी। बड़ी दिलचस्प जिंदगी थी। सुबह मुंह अंधेरे उठना, खामोश और पुरसुकून फजा में मवेशियों के गलों में बंधी हुई घंटियों की आवाजें। लेकिन वो जब से शहर आया था सब कुछ भूल गया था। शहर में वो रात को देर तक जागता और सुबह देर तक सोता रहता। आज बहुत अरसे के बाद वो सुबह सवेरे ताजा हवा में सांस लेते हुए लहलहाते हुए खेतों की तरफ देख रहा था।
मकान के पिछली तरफ वो अहाता था जहां मवेशी वगैरह बांधे जाते थे। उस तरफ से मवेशियों के साथ अब 2 आदमियों के बोलने की आवाजें भी आ रही थीं। देही इलाकों में रहने वालों के लिए एक नया दिन शुरू हो गया था। माझा गुज्जर खिड़की से बाहर देखते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। दफतन अपने अकब में आहट सुनकर वो चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बहन आरिफा कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने माझे को देखकर सलाम किया, फिर बोली, मुझे अभी सौदे ने बताया है, रात को जब तुम आए थे तो मुझे जगा लिया होता। माजे ने जवाब दिया, वो ऐसा वक्त नहीं था कि तुम्हारी नींद खराब की जाती। आरिफा ने पूछा, खैर तो है, इतनी रात को कैसे आए थे? माजे गुज्जर ने जवाब दिया, किसी काम से शेखू पूरा गया हुआ था, वापसी पर सोचा कि यहाँ कभी चक्कर लगाता चलूं। रात को देर से पहुंचा था, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। फिर बोला, सुल्ताना कैसी है, स्कूल जाती है या नहीं? आरिफा बोली, 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल भी नहीं जा रही, अभी तो सो रही है। फिर कालीन पर सोए हुए अच्छू की तरफ देखते हुए बोली, ये कौन है? माझा बोला, नौकर है, सोने दो इसे, चलो अंदर चलते हैं। वो आरिफा के साथ मकान के अंदरूनी हिस्से में आ गया। बरामदे में कुर्सियां पड़ी हुई थीं, वो उन्हीं पर बैठ गए। सामने कुशादा पुख्ता सहन था। एक दरवाजा सहन के दूसरी तरफ भी था। थोड़ी देर के बाद सौदा दूध की बाल्टी उठाए हुए सामने वाले दरवाजे से सहन में दाखिल हुआ और सीधा बावर्ची खाने की तरफ चला गया, जहां मुलाजिमा पहले से ही मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद आरिफा की बेटी सुल्ताना भी अपने कमरे से निकल कर आ गई। वो 10-11 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। माजे गुज्जर को देखकर वो दौड़कर उससे लिपट गई। आरिफा उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और माझा सुल्ताना से बातें करने लगा। दोपहर का खाना खाने के बाद माझा और अच्छू वहां से रुखसत हो गए। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो लंडे बाजार के करीब सुल्तान सराय पहुंच गए, जहां ज्यादातर मोटरों के वर्कशॉप थे। इन्हीं वर्कशॉपों में चाय की एक दुकान में माझे के एक एजेंट ने भी हिरवन का अड्डा कायम कर रखा था। याकूब नामी ये एजेंट भी रात को शारिक के अड्डे पर होने वाली कार्रवाई में शरीक था। माझे ने उससे पूछा, क्या सूरत हाल है शहर की? याकूब बोला, रात को पुलिस ने शारिक के डेरे से एक लाश उठाई थी। उस लाश के अलावा उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। अलबत्ता 2 संतरी वहां की निगरानी के लिए खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन शारिक या उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिला। माझे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, कोई और बात? याकूब बोला, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। माझा गुज्जर तकरीबन 2 घंटे तक वहां बैठ रहा। इस दौरान उस कारोबार से ताल्लुक रखने वाले 2 और आदमी वहां आए थे। माझे ने उनसे भी मालूमात हासिल की थी, लेकिन कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। शहर में खामोशी थी। माझा गुज्जर जब सुल्तान सराय से रुखसत हुआ तो दोपहर के 5 बजने वाले थे। वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ चुबुर्जी क्वार्टर्स पहुंच गया। गेट में दाखिल होने के बाद थोड़ी ही दूर जाकर उसने सामने से आने वाले एक शख्स को देखकर गाड़ी रोक ली। माझे ने उस आदमी से पूछा, आप बता सकते हैं कि शिफात अली साहब कहाँ रहते हैं?